आज पार्टी की ओर से दिल्ली सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कृपया कर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि इस महामारी के दौर में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने जांच, जो इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र शस्त्र है, सबसे अहम शस्त्र है, उसी को ध्वस्त कर दिया। और 2 बड़े काउंट्स पे राम मनोहर लोहिया अस्पताल का फेलियर आज सिद्ध हो गया है। पहला काउंट 45% फॉल्स पॉजिटिव्स, यानी कि एरर, वेरिएशन, गलत नतीजे। और दूसरा बड़ा काउंट है कई दिनों तक आपको जांच की रिपोर्ट नहीं देना, जांच करके रिपोर्ट नहीं सौंपना, कई दिनों तक मरीजों को लटकाए रखना ताकि वो फैलाएं बीमारी को पूरे शहर भर में। ये 2 अहम काम जो आरएमएल हॉस्पिटल कर रहा है वो आज निकल कर आए हैं। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि आप भी अपने हित में, अपने स्वास्थ्य के हित में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाकर जांच कराने से, इलाज कराने से बचें, क्योंकि जो फैक्ट्स, जो तथ्य हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं वो बेहद डरा देने वाले हैं, चौंका देने वाले हैं। और जो भी व्यक्ति वहां जा रहा होगा, ऐसा नजर आता है कि बेहद बड़ी संभावना है कि वो व्यक्ति गुमराह किया जा रहा है या मिसलीड किया जा रहा है। इस प्रकार की मिसलीडिंग चीजें आरएमएल हॉस्पिटल में होती नजर आ रही हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सरकार से, दिल्ली सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि वो आरएमएल हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं पार्टी ने आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान सौंपी है। वहीं मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए आदेश कुमार गुप्ता को शुभकामनाएं दी। तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस 3.6 साल के कार्यकाल में जो प्यार और सहयोग मिला, उसके लिए सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी व दिल्ली वासियों का सदैव आभारी रहूंगा। जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर देना। मास्क है तो जीवन है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रांची महानगर जिला के अध्यक्ष श्रीमती अनीता वर्मा के द्वारा चुटिया, डोरंडा, बिरसा चौक में सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, ठेला कुंजा लगाने वालों को खुद से बनाया गया मास्क वितरण किया गया। अनीता वर्मा ने कहा, अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो मास्क की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं और कई ऐसे हैं जो मास्क नहीं खरीद सकते। उन जरूरतमंदों को जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक मास्क पहुंचाती रहूंगी। अनलॉक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने देशवासियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हमारी सरकार कोरोना से लड़ने में एक कदम आगे चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि अनलॉक स्थायी नहीं है। हमारी सरकार कोरोना संक्रमितों पर नजर रखे हुए है। जरूरत पड़ी तो फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया धीरे-धीरे प्रारंभ हुई है। जैसे पहले से ही हम लोग इस काम में आगे बढ़े हुए थे और केंद्र सरकार ने अब राज्यों को, देशों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब राज्य सरकार के जिम्मे में सारी चीजें डाल दी गई और राज्य सरकार की स्थिति आने वाला समय में पता चलेगा कि क्या होगा। और अब कहा जाए, मुझे लगता है जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, एडवाइजरी नोट लगातार आते रहता है, उसके आधार पर हम कितने आगे चल पा रहे हैं। अभी चीजों पर हम लोगों ने रियायती दी
और इस पर हम लगातार नजर हमारी गतिविधियों पर रहेगी। अगर निर्णय के अनुरूप वो गतिविधियां नहीं होंगी तो इस लॉकडाउन को जो खोला जा रहा है उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अररिया जिला के नरपतगंज के गौरहा बिशनपुर में उपेंद्र यादव के बेटे सिंटू कुमार यादव की बीते दिन अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। पप्पू यादव परिजनों से मिले और उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। सिंटू कुमार घर के इकलौते बेटे थे। ये बेहद दुखद है। मौत इस बिहार में खीरा ककड़ी बकरी से भी सस्ता हो चुकी है। हमको दिल्ली में जानकारी मिली थी जब लास्ट दिन हम लोग हरियाणा और यूपी बॉर्डर के मजदूरों को जब हम भेज रहे थे, मेरा वो लास्ट दिन था कि अमुक गांव में इकलौता बेटा था, उनकी हत्या हो गई। बस मुझे इतनी जानकारी। और हत्या के कारण पीछे कोई कारण नहीं है। लड़के की उम्र बहुत कम थी, कोई दुश्मनी नहीं था, बस कुछ मनचले लड़के थे जिसका की फितरत इस इलाके में लूट खसोट या कई तरह के उसके धंधे थे और उन लोगों ने इस वारदात का अंजाम दिया। दुख मुझे सबसे ज़्यादा हुआ कि जब मुझको ये जानकारी मिली कि कोई मतलब नहीं था उस बच्चे को और परिवार का इकलौता बेटा, 3 बहन के बाद एक भाई, और फिर उस परिवार का चिराग खत्म हो जाना बिना किसी कारण। तो मौत का सिलसिला देखते देखते हम 72 दिनों से थक गए। 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर साइकिलों से चलते इतनी मौतें हमने देखी। अभी भी हम पूर्णिया में एक क्वारंटाइन सेंटर में मिथिलेश उरांव को मारते मारते प्रशासन ने दारू पीने के से प्रशासन को रोका, मारते मारते मार दिया। क्वारंटाइन सेंटर में मार दिया। मुझे लगा कि इतनी बड़ी घटना है, मुझको किसी कीमत पर जाना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि इस घटना में जिस तरह की घटना है ये रेयर एंड रेस्ट घटना है और इसमें एसपीडी ट्रायल का डिमांड भी उठाएंगे। हम कल आईजी से मिलेंगे। पूर्णिया आईजी से मेरी आज सुबह बातचीत हुई है। 2 घंटा पहले डीएसपी फारबिसगंज के फ़ोन आए थे कि सर 5 आदमी इसमें हत्या में इन्वॉल्व है। 2 आदमी का नाम बाद में इसमें आया। 3 आदमी की गिरफ्तारी हो गई है। 2 आदमी गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, 2 आदमी की नामजद किया गया। गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई? किसी की नहीं हुई। अभी जस्ट उन्होंने कहा कि हम लोग उसी दिन गिरफ्तार कर लेते, लेकिन मुझको लगता है कि 2 आदमी का जो नाम मेन था उस बाद में किया गया, जिसके चलते दिक्कत हुई, हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। अब सही कहा कुछ बुजुर्गों ने, इतनी बड़ी घटना घटित होती है, मातम इस गांव में है। इस गांव के लगभग हर परिवार के लोग, मुझको लगता है कि कोई नहीं होगा जो इस गांव में जिसकी आंख में आंसू इस बहन को देख के नहीं हो। तड़के सुबह ही प्रसादपुर मध्य विद्यालय के समीप मुख्य सड़क पर ट्रैकर व मोटरसाइकिल में हुई भीषण टक्कर, जिसमें मोटरसाइकिल सवार सूरज कुमार गुप्ता, पिता श्री पारस गुप्ता, साकिन चंपानगर के हुई मौके पर मौत। लाश को तत्काल ही चंपानगर ओपी के थाना अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार महतो, सुबोध कुमार व अन्य दल बलों के सहयोग से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रैक्टर व ट्रैक्टर चालक नवीन कुमार को हिरासत में ले लिया गया है।
कोविड-19 को लेकर पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक 1 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और लोगों को काफी क्षेत्रों में छूट की घोषणा की गई है। झारखंड सरकार के द्वारा भी अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है, जहां लगभग सभी क्षेत्रों में छूट की घोषणा की गई। इसी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भी जिले में कई क्षेत्रों में छूट देकर दुकान, छोटे मोटे उद्योग एवं सभी तरह के व्यवसाय प्रतिष्ठान को खोलने के आदेश दे दिए गए। मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त वरुण रंजन के द्वारा अनलॉक 1 को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें से करीब 22,000 लोग हैं, 24,614 लोग हैं जिनको लाया गया है सरकारी बसों के द्वारा, जिसमें से ट्रेन से करीब 20,381 लोग आए हैं, रोड से 3,673 लोग और अदर डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा जो भेजा गया है वो है 560। तो करीब ये जितने भी 24,000 लोगों को लाया गया है, इन सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। उसके लिए हम लोगों ने विशेष स्क्रीनिंग सेंटर बनाए थे, जिसमें मुख्यतः हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज जो यहाँ साहिबगंज में है और दूसरा हम लोगों ने राजमहल में भी स्क्रीनिंग सेंटर बनाया था, राजमहल अस्पताल में। साथ ही साथ हम लोगों ने जो लोग प्राइवेटली आते हैं उनकी सुविधा के लिए 2 और स्क्रीनिंग सेंटर बनाए थे, CHC बरगेट में और CHC बधरवा में, कि अगर प्राइवेटली कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेट अपने वाहन से भी आ रहे हैं तो वो वहां जाकर के अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ से आ रहे हैं और सरकार के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार फिर उनको भी क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट किया गया था। साथ ही साथ कोई भी गाड़ी से अगर कोई व्यक्ति आता था तो उसे चेकपोस्ट पे ऑर्डर सर्व किया जाता था कि आपको इस स्क्रीनिंग सेंटर में जाना है और जाकर के अपनी स्क्रीनिंग करानी है। तो अगर हम लोग इसकी माने तो करीब 30,000 से ऊपर लोग हैं जो अलग अलग माध्यम से जिले में आए और उन्होंने आकर के हम लोगों के स्क्रीनिंग सेंटर्स में स्क्रीनिंग कराई है और उनको सरकार के जो गाइडलाइंस थे, अगर वो उन 24 जिलों से आ रहे थे तो उनको गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। मोबाइल्स, वॉचेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी वगैरह का, कंप्यूटर का या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स अगर है, रेफ्रिजरेटर, AC, कूलर, इनके सर्विस सेंटर्स अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरियाज में भी खुलेंगे जो पहले नहीं खुले थे। ये हमारे जिले के लिए बहुत मतलब नहीं है क्योंकि हमारा जिला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं था और हम लोगों ने अपने यहाँ इसको ऑलरेडी अलाउ कर रखा था। अगर किसी प्राइवेट कंपनीज के कॉल सेंटर्स हैं और इस तरह का अगर कुछ है तो उसको भी अलाउ किया गया है। साथ ही साथ अर्बन एरियाज में भी इन विभिन्न कैटेगरी ऑफ दुकानों को अलाउ किया गया है, जो कैपिटल गुड्स हैं, हेवी मशीनरी के हैं, जनरेटर की दुकान है, IT हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि तार के, स्विच गियर के, लाइट, फैन, AC, गीजर, इन्वर्टर, इन सभी के दुकान अब खुलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी दुकान खुलेंगे। सारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसके दुकान खुलेंगे, साइकिल के, ट्रैक्टर के, मतलब कि गाड़ियों के जो दुकान है वो अब खुल जाएंगे। उसके बाद जो ऑटो एसेसरीज है, जैसे बहुत पहले लोग कहते थे कि गाड़ी का सामान नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए उनके जो संबंधित सामान है जहाँ पे आपको मिलता है गाड़ियों का, उसके दुकान खुलेंगे, जहाँ पे बैटरी वगैरह है वो खुलेंगे। इसके अलावा गहने के दुकान खुलेंगे, जो चश्मा का दुकान है या कॉन्टैक्ट लेंस का दुकान है वो दुकान खुलेगा, घड़ी का दुकान खुलेगा, किचन के जो सामान है, जो बर्तन के होंगे, क्रॉकरी के होंगे, उनके दुकान खुलेंगे और फर्नीचर के दुकान भी अब खुलेंगे। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो अर्बन एरियाज हैं उसमें गैरेजेस और मोटर वर्कशॉप्स जो हैं वो दुकान भी अब यहाँ पर खुलेंगे। इसके साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे के लिए खुलेंगे, वहां पे बैठ करके खाना अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा इंट्रा डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा, टेम्पू, ई रिक्शा, मैनुअल रिक्शा यह अलाउड होगा। इसके लिए अलग से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि ये जो ऑटो रिक्शा चलेंगे, जो टेम्पू चलेंगे या आपके टोटो चलेंगे, ये इस शहर में ही चलेंगे। ऐसा नहीं कि ऑटो लेकर के यहाँ से दूसरे जिले में चले गए, तो ये विद इन डिस्ट्रिक्ट के लिए है जो ये चलेंगे। इसको लेकर के सरकार ने
गाइडलाइंस जारी किए हैं। हिरनपुर पाकुड़ प्रखंड संस्थान केंद्र के द्वारा बुधवार से बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक का वितरण प्रारंभ किया गया। बीपीओ किशन कुमार के नेतृत्व में कर्मियों ने सभी 101 विद्यालयों में बच्चों की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई गई, जिसमें कक्षा 1 से 10 तक बच्चों के बीच पुस्तक का वितरण किया जाना है।